लेकिन डीवी ऑफिस से जैसे आप बाहर निकलते हैं, क्या फील होता है कि यार अब तो यही बन गए। रिलैक्स वाली फीलिंग रहती है कि चलो बस अब कुछ नहीं बचा, बस ज्वाइन होना बाकी है। वो टारगेट कर रहे हैं 2026 को, तो उनके लिए क्या बेसिक से तैयार करना है, पूरा रोड मैप आप थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। मेरा मेथड था आरपीएम मेथड, रिवाइज प्रैक्टिस मॉक। की तरफ से सीक्रेट इनके इनके लिए रहेगा जिससे इनका सिलेक्शन इस बार हो जाए। तो मैं इनको तीन पार्ट्स में स्प्लिट करता हूँ, एक जीएस पोर्शन, एक आपका रीजनिंग पोर्शन और एक आपका टेक पोर्शन। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको एसएससी का चेयरमैन बना दिया जाए तो आप क्या सुधार करना चाहेंगे बच्चों के लिए। रिश्ते तो खूब आ रहे होंगे सिलेक्शन के बाद। जी, बिल्कुल बिल्कुल। शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो ये उनके लिए खासकर है कि भाई पढ़ाई बढ़िया से करोगे ना तो सिलेक्शन के बाद खूब शादी के रिश्ते आएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज ये पॉडकास्ट आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं। आज हमारे साथ हैं अंकुर सिंह, जिन्होंने एसएससी जेई 2024 में 50वीं रैंक हासिल की हैं। आज हम इनसे कई पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट यू अंकुर। थैंक यू सर, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू अंकुर। तो अच्छा अंकुर, आपकी डीवी हो चुकी है। हाँ सर, टीवी हो चुकी है मेरी। तो मैं आपसे पूछूं कि डीवी होने के बाद कैसा फील हुआ था कि जेई बन सर गए अब। डीवी के बाद, जी बिल्कुल, बस ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग बची है। हाँ, डीवी के बाद ये सारे स्टेप कंप्लीट हैं और फिर बस अब ज्वाइनिंग है और आई होप लास्ट अक्टूबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो बस रिलैक्स वाली फीलिंग हो रही है। काफी मतलब अगर एक मैं गैप देखूं कि आपका पेपर के पहले और पेपर के बाद में क्या चेंजेस आप देखते हैं। सर चेंजेज वही हैं कि अगर आपको ये एक मतलब कभी खत्म ना होने वाली जर्नी है। अगर आपको अब जैसे ये जेई एग्जाम है, अगर देखें तो अपनी स्ट्रीम में सबसे लो लेवल की पोस्ट है। बट ये है कि एक बहुत एक बार अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। बाकी अगर आपको आगे की जर्नी तय करनी है तो फिर वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, आपको पढ़ते ही रहना है फिर कंटिन्यूअसली। अच्छा, सिलेक्शन के बाद फिर एक बहुत टेंशन वाला दौर आता है, एक समय आता है कि यार डॉक्यूमेंट कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है, जब तक डीवी नहीं कंप्लीट हो जाता। लेकिन डीवी ऑफिस से जैसे आप बाहर निकलते हैं, क्या फील होता है कि यार अब तो जेई बन गए। हाँ सर, हम लोग जैसे हमारा डीवी मुंबई में हुआ था, हमें वेस्ट जोन हम्म। अलॉट हुआ है। तो हम्म। हम लोग सारे फ्रेंड्स जो हमारा दो बैच में हुआ था, तो मेरा सेकेंड बैच में डीवी था, तो हम लोग सब लोग जब डीवी कंप्लीट हो गया तो हम लोग रिलैक्स हो गए। फिर हम लोगों ने बाहर वहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करी और उसमें से कुछ लोग फोटो वोटो वगैरह भी अपना क्लिक करते रहे। बीच वगैरह में भी गए थे, कुछ लोग सीधे घर निकल गए। तो मतलब एक रिलैक्स वाली फीलिंग रहती है कि चलो बस अब कुछ नहीं बचा, बस ज्वाइन होना बाकी है। बहुत अच्छा फील होता होगा। भाई बच्चों, आप जी सब लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन वीडियो है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे अंकुर पूछूं तो ये बताइए, जैसे अभी मैं पहले बात कर लेता हूं 2026 को जो टारगेट कर रहे हैं बच्चे, ठीक ना, बहुत ऐसे जी। हैं। एक वर्ग है पूरा स्टूडेंट का जो ये सोच रहा है कि इस बार तो नहीं अगर हो सका, क्योंकि अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं। वो टारगेट कर रहे हैं 2026 को, तो उनके लिए क्या बेसिक से तैयार करना है, पूरा रोड मैप आप थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। सर सबसे पहला प्रोसेस तो यही है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट करिए और अपना जो एक बेसिक है वो एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और फिर अपना मॉक दीजिए। वो एक मेरा मेथड था, आरपीएम मेथड, रिवाइज प्रैक्टिस मॉक। यही तीन चीजें हैं बस, लेकिन उसके लिए आपको पहले पूरा सिलेबस अच्छे से करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। बाकी बस सिलेबस कंप्लीट हुआ, बस यही तीन चीजें, आरपीएम। आरपीएम को ही रोटेट करते रहिए। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई बच्चों को, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना, पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप 2026 के लिए कर रहे हैं, चाहे आरआरबी जेई हो या एसएससी जेई हो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत डेप्थ में जाकर पहले एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अब जो पेपर बन रहे हैं ना, अच्छे लेवल पर बन रहे हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ने के जी बाद पीवाईक्यू, पीवाईक्यू के बाद एमसीक्यू, फिर टेस्ट सीरीज, इस तरीके से रिवीजन और शॉर्ट नोट्स, ये सारा प्रोसेस है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, मुझे पूरा श्योर है कि आप अंकुर जैसे एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। अगर मैं अंकुर आपसे बात करूं कि अगर 2025 को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं अभी, इनके लिए अगर मैं बात करूं 40 से 50 दिन अभी बचे हुए हैं, तो क्या आपके की तरफ से सीक्रेट इनके इनके लिए रहेगा जिससे इनका सिलेक्शन इस बार हो जाए। क्योंकि बच्चों अभी थोड़ा डर भी है यार कि होगा कि नहीं होगा। क्या ये अभी स्ट्रेटजी अपनाएं। जी। रही बात डर की सर, तो वो बहुत बेसिक सी चीज है। और डर उन्हीं को होता है जिन्होंने सिंसियरली प्रिपरेशन की होती है। जो सिंसियरली प्रिपरेशन नहीं करते उनको डर भी नहीं लगता, वो तो नॉर्मल चले जाते हैं। बाकी जो मैंने हाँ। मेथड बताया आरपीएम, वो तो लगेगा ही। बट
अगर अभी अप्रोक्सीमेट 1 डेढ़ महीने या 2 महीने मैक्स जो आपके पास बचे हैं, तो मैं इनको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करता हूँ। एक जीएस पोर्शन, एक आपका रीजनिंग पोर्शन और एक आपका टेक पोर्शन। जीएस को आप 2 से 3 घंटे रिवीजन दे दीजिए। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके शॉर्ट नोट्स बने हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ये सारी चीजें मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो जीएस में आपको अपना पीवाईक्यू देखिए और रिवीजन करते रहिए। रीजनिंग के लिए मैं एक बहुत ज्यादा हाईलाइट करूंगा कि आप रीजनिंग में एक्स्ट्रा टाइम ना देके आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए मॉक फॉर्मेट में करिए। और मॉक फॉर्मेट में आप ये मान के चलिए 25 to 30 मिनट में रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। इससे ऊपर आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। ये रीजनिंग की कोर स्ट्रेटजी है। आपको कहीं प्रैक्टिस नहीं करनी, आप बस मॉक फॉर्मेट में दीजिए। उसके लिए आप लेटेस्ट के अभी दे सकते हैं अपने एसएससी जेई के, और उसके बाद भी अगर आपको देना तो आप सीपीओ, एसएससी सीपीओ को दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल रीजनिंग सही की आपने। कोर स्ट्रेटजी है। हम्म। और उसके बाद टेक्निकल टेक्निकल के लिए क्या है कि आपके पास शॉर्ट नोट्स बने होंगे। आपको 1 वीक का प्लान बनाना है। आप उसमें जो बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे इन्वायरमेंट हो गया और आपका आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर, तो इन हिसाब से लेंथ के हिसाब से आपको सब्जेक्ट पर डे के हिसाब से रिवाइज करने हैं। जैसे मैं इन्वायरमेंट को बोलूँ तो वो आपको 1 दिन लग जाएगा, तो हम्म। आप उसे 1 दिन में रिवाइज करिए। अब जैसे बीएमसी हो गया, बीएमसी के साथ आप एस्टिमेशन को मिला सकते हैं, तो ये दोनों सब्जेक्ट 1 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं, सर्वेइंग के साथ आप ट्रांसपोर्टेशन मैच साथ साथ कर सकते हैं, उसके साथ ओसीएफ भी। इस तरीके से आपको 7 दिन में सारे सब्जेक्ट प्लान करने हैं, और इनको ये 7 दिन का साइकिल घूमता रहेगा। मतलब 7 दिन में आपके एक बार रिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका पेपर नहीं आ जाता, पेपर की डेट नहीं आ जाती। तो तब तक आपका इतनी बार रिवीजन हो चुका होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें ऑलरेडी फीड हो चुकी होंगी। तो फिर आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, बट जब आप मॉक दोगे तो वो चीज रिफ्लेक्ट होगी कि आपने मतलब क्या पढ़ रखा है। अच्छा, यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि यार पेपर बहुत आसान होता है, हो जाएगा, और वो केवल सपने देखते रहते हैं कि मैं सीपीडब्ल्यूडी में जेई बन गया हूँ, अब ये चढ़ावा आ रहा, वो चढ़ावा आ रहा, वो उसके बारे में सोचता है। क्या आपके दिमाग में भी कभी आया था सिलेक्शन के पहले? सर मुझे ये लगता है कि इसके लिए आपने टारगेट क्या फिक्स कर रखा है वो बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए एसएससी में बहुत सारे डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट होता है, कट ऑफ हम्म। सबकी होती है, लेकिन आपने कट ऑफ अगर बीआरओ को ही टारगेट करके रखा है, तो फिर मैं ये कहूंगा ये बहुत गलत चीज है। आप हम्म। टारगेट सीपीडब्ल्यूडी के टॉपर्स के मार्क्स को रखिए। और जब आप ये चीज माइंड में रखेंगे ना, तो आपको ये सपने नहीं आएंगे कि मैं सीपीडब्ल्यूडी जेई में, क्योंकि जब आप देखेंगे ना इस बार की 400 समथिंग आउट आउट ऑफ 500, तो समझ में आ बिल्कुल जाएगा कि रियलिटी क्या है और सपने में क्या देख रहे हैं आप। तो सिंसियर कैंडिडेट को ये चीज नहीं आएगी माइंड में जब ये चीज टारगेट करके रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकुर, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूंगा, कुछ बच्चों के रिलेटेड ही होगा वो, तो बहुत जी। संक्षेप में उसको बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको एसएससी का चेयरमैन बना दिया जाए तो आप क्या सुधार करना चाहेंगे बच्चों के लिए? वैसे तो सर ये थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया, बट फिर भी अगर मैं उस जगह अपने आप को कंसीडर करूं, तो मुझे लगता है कि इस अभी करंट की सिचुएशन को देखते हुए जो एक मतलब ट्रांसपेरेंसी जिसे बोलेंगे, कि पेपर लीक ना हो पाए किसी भी तरीके से, और जो पैटर्न दिया, जो सिलेबस दिया है उसी के अंडर सारी चीजें रहें। और बाकी जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जो सेंटर्स पे देते हैं वो एकदम फिट एंड फाइन हो, कि एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि वहाँ पे 30 सेकेंड भी बहुत मैटर करते हैं। अगर हमें वहाँ पे माउस को 2 या 3 बार भी क्लिक करना पड़ रहा है ना, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये चीज एस्पिरेंट ही समझ सकता है, क्योंकि वहाँ पे 2 आवर में हमें 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वहाँ हमारे लिए सेकंड, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मेरे ख्याल से सबसे जो मेन चीज अभी करंट को दिखती है इसी फोकस करूंगा मैं। ओके। तो रील्स कितने घंटे अभी आप देखते हैं, और सर पहले कितने घंटे देखते थे? सर अभी तो ऐसा है कि एग्जाम हो गया है, तो मतलब एग्जाम क्लियर हो गया और यहाँ डे वगैरह भी हो गया, तो अभी कितना देख रहा हूँ वो मैटर नहीं करता। हाँ, बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन में बात करूँ तो अपना देख लिए 15-20 मिनट आधे। और पहली बात, मैं टैब से पढ़ाई करता था सर। मोबाइल हम्म। टैब में मतलब जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें थी वो थी ही नहीं। टैब में केवल मतलब
प्रिपरेशन करने के लिए यूज करता था, मोबाइल मेरा साइड में रहता, तो रूल्स वगैरह में बाकी अब थोड़ा बहुत 15-20 मिनट आधे घंटे तो वो चलता है, कोई इशू नहीं है। अभी भी अंकुर बहुत कम यार रील्स देखते हो, ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एक एक दिन में कम से कम 4 4 5 5 घंटे रील्स को स्क्रॉल कर जाते हैं, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका पेपर अभी 2 महीने बाद है उनकी बात आपसे कर रहा हूँ। आपका तो सिलेक्शन हो गया, अभी आप 15 20 मिनट देखते हैं। इम्प्रूव करिए थोड़ा सा इसको। सर तो मेरे ख्याल से इसके दो हाँ रीजन हो सकते हैं। एक तो हाँ जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उन्हें मतलब ये लगता है कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं, तो फिर मैं उनकी तो कोई बात ही नहीं। बट एक हम्म दूसरा पॉइंट है, कुछ लोगों को स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज्यादा, हम्म तो वो स्ट्रेस में पैनिक कर जाते हैं, तो वो कई बार स्क्रॉल करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं 2 घंटे स्क्रॉल कर गया, 3 घंटे स्क्रॉल कर गया। तो मैं कहूंगा कि आप जब लगे कि बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो प्लीज आप मॉक दीजिए। हम्म मॉक में नंबर को कंसीडर कभी ना करें, बस एनालिसिस करें। ये बिल्कुल। टाइम को यूटिलाइज करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जब भी आपको लगे मन नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं हो पा रही, आप मॉक दे दो, एनालिसिस कर लो। अच्छा अंकुर, जैसे एक चीज ये बोला जाता है कि तीसरा क्वेश्चन है आपसे, जैसे ये बोला जाता है कि यार एक बार पढ़ाई कर लो सिलेक्शन हो जाए फिर इसके बाद नहीं पढ़ना होता, तो अभी आप पढ़ाई करते हैं कि नहीं? पढ़ाई सर अभी तो थोड़ी मेरी फैमिली कंडीशन अभी थोड़ी डिस्टर्ब है, बट हाँ अभी ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया हो। जितना हम्म। टाइम मिल पा रहा है मैं कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि एट द एंड जर्नी जेई में नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही टारगेट इंजीनियरिंग सर्विसेज रहा है। तो बट अभी कंडीशन को देखते हुए अभी जेई जेई में जॉब लग गई, तो हाँ ठीक है, रिलैक्स हूँ अभी फिलहाल। नहीं आगे कुछ और फ्यूचर सोचे हैं आपके, यूपीपीएससी या पीसीएस लेवल के एग्जाम या ईएससी, कुछ और आपका टारगेट है कि यही फुल हाँ स्टॉप सर, है? नहीं नहीं सर, फुल स्टॉप तो नहीं है, बस जस्ट एक कॉमा है। तो अभी हम्म। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा। तो अच्छा, पहले तो सिलेक्शन के पहले तो शादी के रिश्ते ना आ रहे होंगे, सिलेक्शन के बाद खूब शादी के रिश्ते आ रहे होंगे, इसके बारे में हाँ सोचा सर। आपने? हाँ सर, बट वही है ना कि अगर आपने कुछ पहले से ही प्री प्लान करके रखा है, तो अब ये तो सब एक तरीके से थर्ड पार्टी कह सकते हैं, तो वो जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो इंटरफेयर करेंगे भी नहीं। बिल्कुल। तो क्या अभी क्या सोचा शादी के लिए? रिश्ते तो खूब आ रहे होंगे सिलेक्शन के बाद। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं अभी ऐसे में, अभी नहीं करनी। हाँ हाँ, अभी तो अभी माता जी नहीं की करनी वैसे भी अभी। आपकी थोड़ा सा तबीयत हाँ। खराब है, वो जल्दी से ठीक हो जाए जी तो जी। फिर तो सब कुछ सही होगा। मैं इस वजह से ये वाला क्वेश्चन पूछा था ना, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि अभी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्लास में बोलते हैं सर शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो ये उनके लिए खास कर है कि भाई पढ़ाई बढ़िया से करोगे ना तो सिलेक्शन के बाद खूब शादी के रिश्ते आएंगे। तो सर हाँ, मेन चीज वही है, आप खुद पे काम करिए, बाकी सारी चीजें अपने आप खुद ही आ जाएंगी। बिल्कुल। तो फाइनली अंकुर आपने बहुत अच्छे जवाब दिया है। अब आखिरी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा, क्या मैसेज होगा, क्या आप उनको बोलना चाहेंगे कि अभी से आप तैयारी करने में लग जाओ जो फाइनल ईयर में है, और जी 2026 को अगर एकदम टारगेट बनाया जाए तो क्या टॉप 50 के अंदर रैंक लाई जा सकती है? सर, बिल्कुल पॉसिबल है, और मैं तो ये कहूंगा कि जो फाइनल ईयर में है वो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि फाइनल ईयर में मतलब उतना अटेंडेंस का भी उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, और कॉलेज से परमिशन भी मिल जाती है कि आप कोचिंग करिए और अपना। तो आप एक साल जो लोग मतलब एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ग्रेजुएशन के बाद, आप वो ग्रेजुएशन में जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब तक आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप एक साल में सेल्फ स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक दीजिए, आप तुरंत के एग्जाम क्लियर। और इनफैक्ट अभी जब मैं डीवी के लिए गया था, तो मुझे मिले भी थे एक दो बच्चे। हम्म। तो ओके। बिल्कुल मेहनत करने से बिल्कुल पॉसिबल है। एकदम अंकुर, आप आए बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किए, और मैं दोस्तों आप लोगों के लिए इसीलिए पॉडकास्ट लेकर आता रहता हूं ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें, पढ़ाई करते रहें, आपका जो गोल है, आपके माँ बाप का जो सपना है वो पूरा हो। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू अंकुर। थैंक यू सर, थैंक